Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल टेक्निक इसका लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है। हमने यूज़ किए सिमेट्रिक एंगल कंट्रोल मेथड एंड एक्सटेंशन एंगल कंट्रोल मेथड। सो एक मेथड जो है वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल मेथड है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड? In extension angle control method and symmetric angle control method like this, one pulse is produced per half cycle. ठीक है, हाफ साइकिल में कितने पल्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं? हमारे पास एक ही पल्स प्रोड्यूस हो रहा है। ये यहाँ तक हमारे पास हाफ साइकिल है, इसमें जस्ट वन पल्स। if we want to produce more pulses per half cycle, then we use technique pulse width modulation control method. तो ये हमारे पास पल्स विद मॉड्यूलेशन कंट्रोल मेथड है। इसमें हम नंबर ऑफ पल्सेस पर हाफ साइकिल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ पल्सेस पर हाफ साइकिल के लिए हमने जो कंट्रोल सिग्नल, जिस तरह हमारे पास कंपेरेटर होता है उससे पीडब्ल्यूएम जनरेट करते हैं, तो उसमें हम लोग फिर रेफरेंस सिग्नल और कैरियर सिग्नल किस तरह चूज करेंगे? सपोज हमारे पास कैरियर सिग्नल साइनोसाइडल है और रेफरेंस सिग्नल जो है वो सॉटूथ है, तो इससे हम लोग अनसिमेट्रिक नॉन यूनिफॉर्म नंबर ऑफ पल्सेस पर हाफ साइकिल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब पल्सेस ऑन टाइम ऑफ टाइम किस तरह चूज करते हैं? सपोज ये जो लोअर पोर्शन है इसको हम लोग ऑन टाइम रखते हैं, अपर पोर्शन को ऑफ टाइम। तो इसमें ये कि इसका जो वेट है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस टेक्निक से इस इन दो सिग्नल की मदद से हम लोग नंबर ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं पर हाफ साइकिल। और उसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कि द लोअर ऑर्डर हार्मोनिक कैन बी एलिमिनेटेड और रिड्यूस बाय सेलेक्टिंग अ नंबर ऑफ पल्सेस पर हाफ साइकिल। अब सिमेट्रिक एंगल कंट्रोल मेथड है और एक्सटेंशन एंगल कंट्रोल मेथड है, उसमें जो है लोअर ऑर्डर हार्मोनिक जो कि हमारे पास ऑड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक है, उसको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो पल्स विड्थ, जिसको सिंगल फेज साइनोसाइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, SPWM, इसमें ये कि लोअर ऑर्डर हार्मोनिक जो है एलिमिनेट हो जाते हैं और जो हायर ऑर्डर हार्मोनिक है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करके उनको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब है कि सेलेक्टिंग फोर पर हाफ साइकिल एलिमिनेट फिफ्थ हार्मोनिक। तो फिफ्थ हार्मोनिक को अगर एलिमिनेट करना है तो हम लोग नंबर ऑफ पल्सेस कितने प्रोड्यूस करेंगे? फोर पल्सेस पर हाफ साइकिल। अगर आपके सिक्स हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो नंबर ऑफ पल्सेस पर हाफ साइकिल हम लोग सिक्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उससे सेवंथ हार्मोनिक एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल टेक्निक। फिर इसमें स्विचेस का बताया हो, ये हमारे पास इनपुट करंट है, दूसरी तरफ स्क्वायर वेव फॉर्म है ये है। लेकिन इसको पॉइंट पॉइंट पे ट्रिगर किया हुआ है तो नंबर ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस किए। जहाँ पे थायरिस्टर को ट्रिगर करते हैं तभी हमारे पास इनपुट करंट जो है फ्लो होगा। जब इसको ट्रिगर करेंगे तो इनपुट करंट यू फ्लो करेगा। ठीक है, अगर दूसरे थायरिस्टर को ट्रिगर करती है तो, लेकिन इसको एक थायरिस्टर को पर हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या किया है? नंबर ऑफ टाइम ट्रिगर किया है। इस पॉइंट पे ट्रिगर किया है, फिर इस पॉइंट पे ट्रिगर किया है, फिर इस पॉइंट पे ट्रिगर किया है। तो उससे हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है? इस तरह के पल्सेस आ रहे हैं, ऑन ऑफ करके हमें आउटपुट मिल रहा है। उसी तरह फिर नेगेटिव साइकिल के लिए इसको भी नंबर ऑफ टाइम जो है वो ट्रिगर किया हुआ है, तो वो भी हमारे पास नंबर ऑफ टाइम जो है वो आउटपुट मिल रहा है। करंट के लिए वेव फॉर्म है, अगर वोल्टेज के लिए लेते तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो थ्री फेज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल टेक्निक, कि उसको यूज किस तरह करेंगे? अब हमने पीडब्ल्यूएम का तो बता दिया। पीडब्ल्यूएम हम किसको देंगे? जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके बेस पे, क्योंकि जो स्विचेस लगे हुए हैं उसके बेस पे हमने इस सिग्नल को यूज करना है, ये गेट या बेस। अब ये हमारे पास क्या है? रेक्टिफायर है, थ्री फेज रेक्टिफायर है।
फर्स्ट वन जो है करंट सोर्स रेक्टिफायर, ठीक है। द पावर रिवर्सल बाय द डीसी वोल्टेज रिवर्सल कंट्रोल बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। ये हमारे पास डीसी ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज होता है। अगर आपने HVDC मतलब जो कि टॉपिक है मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसमें ये कि यहाँ पे हमारे पास वापडा से जो है वो एसी आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एसी ट्रांसमिशन लाइन है। अब यहाँ पे इन्होंने एक ब्रिज सर्किट लगा लिया। उसका मेन पर्पस जो है वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट, और डीसी को ट्रांसमिट कर देते हैं, जिसको HVDC कहते हैं। ऊपर हमारी लैब भी बनी हुई है। अगर यूनिवर्सिटी ओपन हुई तो आपको उस लैब की विजिट भी कराऊंगी, ठीक है। वो हमारे पास डीसी हाई वोल्टेज टेस्टिंग लैब है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें कौन सा एक्शन होगा जब रेक्टिफायर होगा। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वन में समयूला ने पढ़ाया होगा। जब एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जब एसी आ रहा है तो उस वक्त रेक्टिफिकेशन के लिए डायोड एक्शन होता है, तो डायोड ऑन होंगे एट अ टाइम। अगर ये वाला डायोड ऑन है तो इसके साथ लोअर ये दो ऑन हो सकते हैं, और अगर ये वाला डायोड ऑन है तो इसके साथ फिर ये अल्टरनेट ऑन होंगे, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन के लिए डायोड एक्शन होगा। अब अगर ये हमारे पास डीसी है, आपने दोबारा बाय डायरेक्शनल यूज करना है, डीसी को दोबारा एसी में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि उसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा बल्कि अप डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और पोलैरिटी उसकी सेम रहेगी। जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ये अप डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा और ये यूं जाएगा, और उस वक्त कौन सा एक्शन होगा, ट्रांजिस्टर एक्शन होगा। जब यहाँ इस पॉइंट पे आपको मिलेगा करंट, तो उसमें ये है कि जो हमारा बीजेटी है वो ऑन होगा, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में। पहले हमने कहा कि डायोड एक्शन है, उसके बाद जब रिवर्स डायरेक्शन में कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो इस डायरेक्शन में होगा, फिर हमारे पास जो बीजेटी है उससे करंट पास होगा कलेक्टर टू इमिटर, ठीक है। वो फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। तो पावर रिवर्सल बाय डीसी वोल्टेज रिवर्सल, इसमें क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो फिर रिवर्स हो रहा है, ठीक है। और ये किसको कंट्रोल कर रहा है, बोथ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा जो कंट्रोल टेक्निक है वोल्टेज सोर्स रेक्टिफायर। ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे ये करंट सोर्स था क्योंकि ये इंडक्टर एक्ट लाइक अ करंट सोर्स, और ये हमारे पास फिर कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज सोर्स है। तो इनपुट साइड पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। द पावर रिवर्सल बाय द डीसी करंट रिवर्सल, पावर रिवर्सल किसके थ्रू हो रही, करंट रिवर्सल के थ्रू। तो इसमें भी ये है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास एसी यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, और इसके पैरेलल में डायोड लगा ले, ठीक है। तो डायोड एक्शन होगा और ये हमारे पास एसी टू डीसी कन्वर्ट होगा। फिर जब डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या होगा, वो फिर बीजेटी एक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स रेक्टिफायर पावर रिवर्सल बाय द डीसी करंट सोर्स। इसमें सिंपल ये बताया हुआ है कि पल्स विद मॉड्यूलेशन सिग्नल हम लोग कहाँ पे देंगे, इसके बेस पे। ये जितने भी बीजेटी है मॉसफेट है उसके लिए हम लोग पल्स विद मॉड्यूलेशन जनरेट करते हैं। इसका रेफरेंस सिग्नल लेंगे और एक आउटपुट से लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और उसका जो एरर सिग्नल आएगा वो हम देंगे बेस पे, सही है। तो ये यहाँ पे किया हुआ है कि मतलब हमने एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म ले लिया है, ठीक है। उसको बार बार ऑन ऑफ करके ये पल्स विद मॉड्यूलेशन हम लोगों ने जनरेट किया है, वो देंगे हम गेट पे। अब ये देखिए ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें हमने क्या किया है, अगर हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन हो तो हम प्रेफर करते हैं कि हम डीसी वोल्टेज को ट्रांसमिट करें रेदर देन एसी। डिफरेंस क्या है वो उसी चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूंगी, डिस्टेंस पे किस तरह इफेक्ट होता है HVDC का और HVAC का। तो यहाँ पे हमारे पास ये है डेल्टा कनेक्शन है, एसी ट्रांसमिशन है, वापडा से हमारे पास एसी आ रहा है। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि एसी को एसी में ट्रांसफॉर्म करता है। उसके बाद एसी जो है वो
ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये जो डायोड है रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं ये। तो ये क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और यहाँ कोई बैटरी लगा ले या डीसी मोटर लगा ले, उसको चार्ज कर ले। ठीक है, उसके बाद आपने फर्दर दोबारा जो है वो इनपुट लोड को जो है एसी प्रोवाइड करना है। तो जिस तरह यूपीएस में होता है, तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी तो यहाँ पे ये डुअल कन्वर्टर लगा हुआ है, आपने पढ़ा होगा डुअल कन्वर्टर। डुअल कन्वर्टर में ये दो कन्वर्टर बैक टू बैक लगा लेते हैं। जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा और दोबारा से ये जो है वो फिर बीजेटी एक्शन होगा। अगर हमारे पास ये वाला सर्किट अवेलेबल नहीं है, सिंगल कन्वर्टर है, तो उस केस में वो बता दिया है कि कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा बीजेटी ऑन होगा और यहाँ से करंट पास होगा। ठीक है, और इनपुट की तरफ जाएगा जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और वो क्या करेगा, एक्ट लाइक का इन्वर्टर। जब करंट फ्लो फ्रॉम डीसी टू एसी एंड व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम इनपुट टू बैटरी, वो हमारे पास है रेक्टिफायर। इसमें दो एक्शन हो रहे हैं, रेक्टिफिकेशन भी हो रही है, इन्वर्जन भी। और अगर डुअल कन्वर्टर यूज करना है तो उसमें फिर अभी बताती हूँ। अगर डुअल कन्वर्टर है तो ये हमारे पास ये वाला सर्किट एक्ट एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, एंगल क्या रखना है, अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और कौन सा एक्शन होगा, डायोड, डायोड एक्शन होगा जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, करंट फ्लो फ्रॉम इनपुट टू द आउटपुट थ्रू डायोड। बैटरी चार्ज होगी, जब बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी तो उसके बाद ये वाला सर्किट एक्ट करेगा जो कि एक्ट लाइक का इन्वर्टर। उस केस में क्या होगा, बीजेटी जो है वो ऑन होंगे। हमेशा इन्वर्जन में जो है वो कंट्रोल स्विचेस यूज होते हैं, डायोड यूज नहीं होते। तो इसमें हमारे पास ये जो बीजेटीज है ये ऑन हो जाएंगे। तो ये वाला सर्किट हमारे पास क्या होगा, एक्ट लाइक अ इन्वर्टर। ठीक है, और एंगल अगर टायरिस्टर यूज करना है तो उसमें एंगल क्या रखेंगे, अल्फा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जैसे ही अल्फा को 90 डिग्री से ग्रेटर करेंगे ये वाला सर्किट ऑन हो जाएगा, ये वाला ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सा एक्शन होगा, डीसी टू एसी। और वो वापस आप लोग उसको एसी लोड को दे सकते हैं या इंडक्शन मोटर को दे रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक कंट्रोल सर्किट है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में यूज करना है, डीसी मोटर में भी और एसी मोटर में भी। ठीक है, ये वाला सर्किट जो है सिंपल आरएल लोड है। ठीक है, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में पढ़ चुके हैं। नहीं, ये फिलहाल वही वाला कोर्स चल रहा है। सही है, उसके बाद जो चैप्टर 14, 15 और 16 है वो हमारे मेन चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो इसके फंक्शन जो है वो आपको आने चाहिए। अब क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। अब ये हमारे पास एसी है, ट्रांसफार्मर है, एसी टू एसी ट्रांसफॉर्म करता है। ये हमारे पास कौन सा सर्किट है, ये हमारे पास जस्ट रेक्टिफायर है। इसमें इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेमी कंडक्टर है, सेमी कंट्रोल्ड है। ठीक है, दो डायोड है, दो थायरिस्टर। अगर चारों थायरिस्टर होते तो फिर जो है इन्वर्जन पॉसिबल थी। अभी सिर्फ ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। आरएल लोड जो है, आरएल लोड हो गया, इसकी जगह हम लोग डीसी मोटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि नेक्स्ट में हमने यूज करना है। आरएल लोड को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, डीसी मोटर से। ठीक है, डीसी मोटर लगा ले लोड, या आरएल लोड लगा ले, या बैटरी लगा ले, उसको चार्ज कर ले। फिर उसके बाद जब ये सर्किट ऑफ होगा तो फिर क्या होगा, इंडक्टर जो एनर्जी रिलीज करेगा, किसके थ्रू करेगा, फ्री व्हील डायोड के थ्रू। अगर ये रेजिस्टर हमारे पास ना होता तो फिर करंट इसी लूप में जो है सर्कुलेट होता, राइज होता।
ये जो ये रेजिस्टर है इसकी वजह से पावर डिसिपेट हो जाती है, इसकी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट किस तरह है, तो वो उसका देख लेते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर इनपुट इज अ एसी, यहाँ पे देख ले इनपुट हमारे पास एसी है। जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। देन लोड, देन कौन सा वाला डायोड D2 और बैक टू सोर्स। तो ये हमारे पास करंट पाथ बन गया। तो हमारे पास वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव V नोट, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख के यह हमारे पास इनपुट एसी साइनोसाइडल वेवफॉर्म है। अब थायरिस्टर को जिस पॉइंट पे ट्रिगर करेंगे तभी कंडक्शन स्टार्ट होगी, जीरो से नहीं होगी। अगर जीरो पे मैं ट्रिगर करती हूँ तो फिर कंडक्शन जीरो से स्टार्ट होगी। सपोज यहाँ पे किसी भी ट्रिगरिंग एंगल अल्फा, यहाँ पे इस पॉइंट पे ट्रिगर किया है तो कंडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और पाए तक। अब IT1 कहाँ तक कंडक्ट करेगा, अल्फा से स्टार्ट होगा पाए तक। IT2 ऑफ है, जीरो। ID1, ID1 वो देख लियो उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, नहीं वो भी ऑफ है। फिर ID2, क्योंकि IT1 के साथ ID2 ऑन है तो वो कंडक्ट कर रहा है, ये हमारे पास ऑन है। IS क्या होगा, IS भी तभी फ्लो करेगा जब थायरिस्टर ऑन होगा, उससे पहले वो ऑफ ही होगा। यहाँ पे ऑफ है, जैसे थायरिस्टर को ट्रिगर किया IS1 फ्लो होगा। I नॉट क्या होगा, I नॉट विल बी कांस्टेंट DC, ये कांस्टेंट DC है। अब जब T1 ऑफ होता है उस टाइम पे T2 जब ऑन होता है तो जो स्विचिंग पीरियड है उसमें फ्री व्हील एक्शन होता है। जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर चुका है वो रिलीज करता है, उसके बाद T2 ऑन होता है तो दोबारा से ये एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, फॉर नेगेटिव साइकिल। तो ये यहाँ पे जहाँ पे थायरिस्टर ऑफ है दोनों, तो उसमें फ्री व्हील एक्शन IDM होगा। ठीक, अब क्वाड्रेंट क्या होगा, जब पॉजिटिव साइकिल आते हैं तब भी की डायरेक्शन ये है। ठीक है, जब नेगेटिव साइकिल आता है तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। ये वाला थायरिस्टर T2 ऑन होगा, T2 के साथ हमारे पास डायोड D1, तब भी करंट की डायरेक्शन भी वही है और आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव नेगेटिव है, रेक्टिफिकेशन है। तो हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, आउटपुट करंट भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन है। अगर सपोज मैं यहाँ पे थायरिस्टर लगा लूं तो फिर ये रीजनरेशन पॉसिबल है। रीजनरेशन में ये होगा कि करंट की डायरेक्शन तो वही होगी लेकिन इसकी पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो फिर हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसमें वोल्टेज नेगेटिव है, यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव है बट करंट स्टिल पॉजिटिव है, तो उसमें फिर ये वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इस सर्किट में जस्ट रेक्टिफिकेशन हो रही है तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट आपको आना चाहिए कि किस तरह बनेगा। और ये जो आउटपुट वोल्टेज फार्मूला है वो तो अब आपको आ जाना चाहिए कि आउटपुट DC वोल्टेज फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन 2 डिवाइड बाय 2 पाई। कंडक्शन कहाँ से हो रही है, 0 टू पाई। इस केस में कंडक्शन कहाँ से हो रही है, अल्फा टू पाई। तो यहाँ पे ये लिमिट गलत है, यहाँ पे अल्फा कर दे। ठीक है, जो इंटीग्रल है वो स्टार्ट हो रहा है अल्फा टू पाई। इनपुट वोल्टेज इज Vm sin ओमेगा t d ओमेगा t। साइन का कॉस होगा, फिर कॉस में पुट कर ले लिमिट्स पाई और अल्फा, तो ये आपके पास आ जाएगा Vm डिवाइड बाय पाई 1 प्लस कोस अल्फा। या यहाँ पे कर लेते हैं। अब हमारे पास VDC, ये सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, लिमिट्स क्या होंगे अल्फा टू पाई Vm साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। अब साइन का हमें पता है कि कॉस होता है। ठीक है, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय पाई
उसके बाद है वी एम, यहाँ लगा ले वी एम cos ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, जो विद द नेगेटिव साइन। अब इसमें लिमिट पुट करें, सो माइनस वी एम ओवर पाई cos ऑफ पाई माइनस cos ऑफ अल्फा, ठीक है। सो cos ऑफ पाई इज -1, -1 -1 +1 हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस cos अल्फा, तो ये आ जाएगा वी एम ओवर पाई 1 प्लस cos अल्फा। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख ले वी एम ओवर पाई 1 प्लस कोस अल्फा। सही है, तो ये इसका लास्ट टॉपिक था। सही है, बाकी मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वन रिवीजन का आप लोग को कहा था कि मंडे को उसका क्विज है, दोनों क्लासेस का मंडे को क्विज होगा, ठीक है। वो फर्स्ट क्विज है एमसीक्यूज टाइप होगा, उसके बाद जितने क्विजेज होंगे वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे। सो थैंक यू सो मच।